स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसके पहले के वीडियो में हमने फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देख लिए हैं और लेंज के नियम को भी देखा है। साथ में ये भी देखा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। इसके बाद में हमने थोड़ी बात की थी, वो ये थी कि यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करे तो उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात गतिशील चालक पर उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल पर बात की थी। तो ये चित्र उसी से संबंधित है। माना कि ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब क्रॉस लगे होते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। एक यू शेप का हमारे पास में वायर है जो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और एक स्लाइडिंग वायर है पी क्यू जो इस वायर के ऊपर रखा हुआ है, संपर्कित है। अब यदि हम इस पी क्यू वायर को अंदर की ओर गति करवाएं, v वेग से गति करवाएं, स्थिर चाल के साथ गति करवाएं, तो उस स्थिति के अंदर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसका व्यंजक हम निकाल चुके हैं और ये व्यंजक हमें प्राप्त हुआ था E बराबर BL-V के बराबर, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है, इस चालक की लंबाई L है और इसकी जो गति है वो V है, तो इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है हमारी। लेंज के नियम में मैंने बताया है कि यह ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। अब देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई, तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि वास्तव में विद्युत ऊर्जा जो है क्यों उत्पन्न हुई और इस विद्युत ऊर्जा का क्या हुआ। तो हमारी जो बात होगी यह लेंज के नियम को समर्थन के लिए बात होगी। तो आइए अपन इस बात को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस पूरे लूप का प्रतिरोध R है। ठीक है, तो इस लूप में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो प्रवाहित होने वाली धारा को हम I से प्रकट करें तो I बराबर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। तो इसके द्वारा हमें इस लूप में प्रवाहित होने वाली धारा का मान मालूम होता है कि इस लूप के अंदर इतनी धारा उत्पन्न हो जाएगी, या ये कहें कि प्रेरित धारा का मान इतना होगा। अब आप देखिए कि जब प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक गति करता है तो उस पर बल लगता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो लॉरेंज बल का मान कितना होगा? यहां लॉरेंज बल निकाल लेते हैं कि लॉरेंज बल होगा F बराबर IL/B के बराबर। IL/B साइन थीटा होता है, थीटा का मान 90 डिग्री है। क्योंकि धारा और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत है तो इसलिए साइन 90 का मान 1। तो इतना लॉरेंज बल क्रियाशील होगा, अर्थात हम I का मान यदि यहाँ रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? लगने वाले लॉरेंज बल का मान प्राप्त हो जाएगा B वर्ग L वर्ग V बटे R। इतना लॉरेंज बल लगेगा। अब ये जो लॉरेंज बल लगेगा ये इसकी गति का विरोध करेगा, अर्थात यदि हमें इस चालक को स्थिर वेग से आगे की ओर लेकर जाना है तो हमें इतना बल बाह्य स्रोत से लगाना पड़ेगा, अर्थात हमें जो प्रयास करना पड़ेगा वो इतने बल का प्रयास करना पड़ेगा। अर्थात जब हम इतना बल इस पर लगाएंगे PQ पर तो ये स्थिर वेग से आगे की ओर गति करता रहेगा। तो जब हम बल लगाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं। तो इस बल के कारण से, लॉरेंज बल के कारण से बाह्य स्रोत को जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य की यदि गणना कर लें तो वो कार्य कितना हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन। या एक काम करते हैं, हम कार्य के बजाय शक्ति की गणना कर लेते हैं। तो कितनी शक्ति हमें यहाँ पर आवश्यक होगी इसको V वेग से अंदर की ओर गति करवाने के लिए? तो शक्ति का मान होता है बल गुणित वेग, F इंटू V, P के बराबर हो गया। तो P बराबर हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बटे R, अर्थात इतनी शक्ति व्यय होगी इस तार को अंदर की ओर ले जाने में। ठीक, अब ये जो शक्ति व्यय हो रही है ये शक्ति गई कहाँ?
ये शक्ति किसी न किसी उसमें रूपांतरित होगी। तो ये शक्ति इस लूप के अंदर जब धारा बहेगी तो हम जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव से यदि हम देखें तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये कहता है कि उत्पन्न होने वाली शक्ति, यदि इसको मैं P डैश से प्रकट कर दूं तो उसका मान होता है I² R के बराबर। ये शक्ति का व्यंजक है धारा के ऊष्मीय प्रभाव में। तब आप देखिए P डैश का मान कितना आ जाएगा। हम जानते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा ये है, तो ये है B² L² V² बटे R²। ये तो I² का मान हो गया, हमने I का वर्ग करके यहाँ लिख दिया, गुणित R लिख देंगे। तो P डैश बराबर हो जाएगा B वर्ग L वर्ग V वर्ग बटे R। अब हमारी ये समीकरण नंबर 1 थी और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 और 2 से एक व 2 से P बराबर P डैश है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम देखते हैं कि इस तार को अंदर की ओर ले जाना है तो ले जाने में हमें इतनी शक्ति व्यय करना पड़ेगी और इस शक्ति के कारण से उसमें ऊष्मीय प्रभाव होगा और ऊष्मीय प्रभाव के कारण से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, दोनों बराबर हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जितना कार्य बाह्य स्रोत करेगा वह कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इस प्रकार से लॉरेंज बल के समर्थन में लेंज के नियम के समर्थन में हमने एक बात और गणितीय रूप से यहाँ पर स्पष्ट कर दी कि जो शक्ति उत्पन्न होगी वह शक्ति ऊष्मा के रूप में व्यय होगी इस परिपथ के अंदर। आइए अब अपन बात कर लेते हैं एडी करंट्स के ऊपर। एडी करंट्स यानी कि भंवर धाराओं के ऊपर बात कर लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं भंवर धाराओं के बारे में कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। तो जैसा कि हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर पढ़ रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कुंडली रखी हुई है या कोई परिपथ है, उस परिपथ से संबंधित या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। इसी पर फैराडे ने नियम बनाए। तो ये हम जानते हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को रखें और उस कुंडली से संबंधित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम कुंडली को भूल जाएं। हम कह रहे हैं कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखें और चालक को गति करवाई जाए तो उस चालक में भी एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न होंगी। ध्यान दीजिएगा, चालक कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। उस चालक की सतह पर एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न होगी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन कर दिया जाए और सतत परिवर्तन करते रहें तो उस चालक की सतह पर एक प्रकार की धाराएं उत्पन्न होंगी और इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। अभी भंवर धाराएं नाम क्यों पड़ा? भंवर धाराएं इसलिए कहते हैं कि यह पानी की सतह पर उत्पन्न हुए भंवरों की तरह होती हैं। जैसे एक सतह है और उसके ऊपर पानी की सतह पर जब इस प्रकार से भंवरे उत्पन्न होते हैं तो उसी प्रकार से यह किसी चालक में उत्पन्न होती हैं, तो यह भंवर धाराएं कहलाती हैं। ठीक, ये धाराएं चूंकि फोको ने इनका खोज किया था इसलिए उनके नाम से भी जानी जाती हैं। इनको भंवर धाराएं या फोको करंट्स के नाम से जानते हैं। इन धाराओं से कुछ हानियां हैं, जैसे कि चालक के समीप यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होगा? भंवर धाराएं उत्पन्न होगी और भंवर धाराओं के कारण से, जैसा कि अभी हम देख रहे थे, कि ऊष्मीय प्रभाव होगा और ऊष्मीय प्रभाव के कारण से ऊष्मा उत्पन्न होगी तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इससे हानि है। दूसरा यह है कि इन धाराओं से कई लाभ हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो कई इसके अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग में प्रथम जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम में जैसे कि ट्रेन चलती है ना, तो उसके पहिए घूमते हैं। उस पहिए के समय यदि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दें तो उस पहिए में भंवर धाराएं उत्पन्न होगी और वो भंवर धाराएं उस पहिए की गति का विरोध करेंगी। क्योंकि ये भी प्रेरित धाराएं हैं इसलिए विरोध तो करना ही है इसको, तो ये गति का विरोध करेंगी तो वो पहिए को रोकेगा। दूसरा,
हमने देखा कि चल कुंडल धारामापी के अंदर कुंडली विक्षेपित होती है। अब कुंडली विक्षेपित होती है तो वो कंपन करने लगती हैं, उसके कंपनों को रोकने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो कुंडली के अंदर हम एक एल्यूमिनियम का फ्रेम रख देते हैं, उस एल्यूमिनियम के फ्रेम के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो उस कुंडली की गति का विरोध करती हैं, जिसके कारण से कुंडली जल्दी से रुक जाती है। इसको अवमंदन कहते हैं। डेड बीट बनाते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो इस प्रकार से उसको डेड बीट किया जा सकता है। और भी है वाहन के स्पीडोमीटर के अंदर, हम जो मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते हैं उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है। आगे का पहिया जब घूमता है तो एक केबल घूमती है, और केबल घूमती है तो स्पीडोमीटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक गति करता है। जब चालक गति करता है तो उसके कारण से धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा से हम विक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी है। प्रेरण भट्टी में बहुत अच्छा उपयोग है इसका। जब खनिज को निकाला जाता है ज़मीन में से तो उसमें धातुओं के अंश पाए जाते हैं, तो उस अयस्क के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, अर्थात लगातार बदलता है। तो क्या होता है कि उसमें जो धातु के कण हैं उनमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, और ये भंवर धाराएं जो है ये धातु के कण को गर्म करके उसको गला देती है। तो इस प्रकार से धातु गल के और नीचे बैठ जाती है, और ऊपर जो है वो और का जो बचा हुआ हिस्सा है, अयस्क का जो बचा हुआ हिस्सा है, अनुपयोगी हिस्सा है, वो पृथक हो जाता है। तो धातु को इस प्रकार से निकाला जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार की भट्टियों को प्रेरण भट्टी कहते हैं। हम लोग जो घरों में पंखे उपयोग करते हैं, सीलिंग फैंस यूज़ करते हैं, उसमें भी एक रोटर होता है। उस रोटर के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, कुंडली अंदर होती है। तो कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उस रोटर से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और उस रोटर के अंदर भंवर धारा उत्पन्न होती है जो उस परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो रोटर को गति प्रदान कर देती है। तो इस प्रकार की प्रेरण मोटर्स भी बनाई जाती हैं। तो ये कई सारे अनुप्रयोग हैं भंवर धाराओं के, काफ़ी अच्छे से अनुप्रयोग इसके काम में लिए जाते हैं। आप देखिएगा किताब के अंदर और भी अनुप्रयोग मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।